Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the components oblique elements of business environment और इसमें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में इंटरनल एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसके सेकंड टाइप यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। क्या मतलब होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का? द एनवायरनमेंट विच लाइज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. External factors are unpredictable and uncontrollable. They are beyond the control of the company. यानी कि जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है, आउटसाइड लाई करता है, उस एनवायरनमेंट को हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नाम देते हैं. एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड. तो जो एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड लाई कर रहा हो उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है. और जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इसके साथ साथ इनको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, यानी कि अनकंट्रोलेबल होते हैं. ये कंपनी के कंट्रोल के बिल्कुल बियॉन्ड होते हैं. विलियम ग्लूक ने इसके रिगार्डिंग एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है. इसके अकॉर्डिंग इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच कॉन्स्टेंटली ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस फर्म. It includes social, economic, technological and political conditions. यानी कि जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो लगातार किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म्स के लिए डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों को ही क्रिएट करते रहते हैं. इसके अंदर हम सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल कंडीशंस को इंक्लूड करते हैं. ये कहना था विलियम ग्लूक का. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो इसको फिर से हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज नोन एज द माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज नोन एज द मैक्रो एनवायरनमेंट. तो आज के लेक्चर में हम माइक्रो एनवायरनमेंट में कवर अप किए हुए फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है. माइक्रो एनवायरनमेंट जिसे हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं. It consists of company's immediate environment that affects its performance. It includes customers, suppliers, intermediaries, competitors, etc. It consists the elements that directly affect the company. यानी कि माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कंपनी के इमीडिएट एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, इमीडिएट एनवायरनमेंट से कंसर्न्ड होता है और जिस पर या जिन पर्टिकुलर फैक्टर्स की वजह से इसकी परफॉर्मेंस पर कंप्लीट अफेक्ट पड़ता है. ओके, जिसमें हम कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडिएट्स, कॉम्पिटिटर्स को इंक्लूड करते हुए चलते हैं. इसमें उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जो डायरेक्टली कंपनी की परफॉर्मेंस पर अफेक्ट कर रहे होते हैं. फिलिप कॉटलर ने माइक्रो एनवायरनमेंट के रिलेशन में एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड की है. क्या है ये डेफिनेशन? माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस यूनिट. दीज इंक्लूड सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट इंटरमीडिएट्स, कस्टमर्स एंड द पब्लिक. यानी कि फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब हो गया वो पर्टिकुलर फैक्टर्स जो कंपनी के इमीडिएट एनवायरनमेंट से कंसर्न्ड हैं और जिनका बिजनेस यूनिट की परफॉर्मेंस पर एक कंप्लीट अफेक्ट पड़ रहा हो, जिसमें हम सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट इंटरमीडिएट्स, कस्टमर्स और पब्लिक को इंक्लूड करते हैं. ये कहना था फिलिप कॉटलर का इन रिगार्ड ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया है. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? The first one is the customer, second one competitors, third one suppliers, fourth one market intermediaries and the last one is the society. तो इनको हम one by one डिस्कस कर लेते हैं. Let us come to the very first one and this is the customers. Consumer is the king of the market and centers of the business. Today in globalization era, consumer expectations are high. Therefore, the firm must keep in mind the customer's expectations, their requirements
and accordingly make market decisions. The success of business depends upon identifying the needs, wants, likes and dislikes of the customers and meeting with their satisfaction. यानी कि अगर कस्टमर्स की बात की जाए तो कस्टमर आज की डेट में मार्केट के किंग कहलाते हैं और एक तरीके से बिजनेस के सेंटर की तरह वर्कआउट करते हैं। यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं बिजनेस हाउसेस के द्वारा, उनमें कस्टमर को एज इन द सेंटर पोजीशन प्रोवाइड की जाती है और उसको ध्यान में रखते हुए ही बिजनेस अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि आज का टाइम कैसा है? ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। एलपीजी कॉन्सेप्ट को जब से इंट्रोड्यूस किया गया है, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद से मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि इंडियन कंपनीज तो वर्कआउट कर ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ फॉरेन कंपनीज भी मार्केट में वर्कआउट कर रही हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस टफ कंपटीशन में अगर सर्वाइव करना है किसी बिजनेस फर्म को, तो उसे अपने कस्टमर को प्रॉपर्ली वॉच आउट करना होगा, उसे अपनी एक्टिविटीज़ को कस्टमर्स के अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। क्योंकि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो चुकी हैं। मार्केट में कंपटीशन टफ है, यानी कि लॉट्स ऑफ बिजनेस फर्म्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, और जिसकी वजह से कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो चुकी हैं। इसी वजह से हर फर्म को ये कंसीडर करना जरूरी है कि मार्केट में जो उसके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए ही इसे अपने डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग डिसीजंस को फॉलो किया जाना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की जो सक्सेस है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स की नीड्स, वांट्स, लाइक्स और डिसलाइक्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है और फिर इनको प्रॉपर्ली मीट आउट करते हुए अपने कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है। यानी कि अगर उसे अपनी ग्रोथ को एनहेंस करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पर्टिकुलर फर्म के लिए कि वो अपने डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर्स की डिफरेंट नीड्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करे। क्योंकि जब तक नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तब तक वो अपनी ग्रोथ को एंश्योर नहीं कर सकता है। और जो नीड्स आइडेंटिफाई की गई हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो डिफरेंट टाइप की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकता है इसके रेफरेंस में, और उसके बेसिस पर अपने डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर्स की डिफरेंट नीड्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को डेवलप करके और प्रॉपर वे में प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराते हुए उनके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करते हुए कंज्यूमर्स के कॉन्फिडेंस को विन कर सकता है और मार्केट में अपनी सक्सेस को एंश्योर कर सकता है। द सेकेंड माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर इज कॉम्पिटिटर्स। अभी हमने डिस्कस किया था एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जब से इंट्रोड्यूस किया गया है तब से मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। कंपटीशन का मतलब है कि मार्केट में नंबर ऑफ कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के रेफरेंस में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। और इसी वजह से अगर एक फर्म, एक कंपनी अपने पर्टिकुलर मार्केट को विन करना चाहती है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उसे अपनी कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होगा और अपने कॉम्पिटिटर्स के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है किसी भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि कॉम्पिटिटर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेस क्या हैं, वो किन किन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग वो किन किन स्ट्रेटजीज़ को फोकस कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है। इस तरीके से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जिसको कलेक्ट किया जाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जो फर्म है वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करती है। बिजनेस फर्म को जो ट्रेमेंडस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है वो केवल इंडियन फर्म्स की वजह से नहीं फेस करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ जो फॉरेन फर्म्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल है। इसी वजह से ये कंपटीशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। और अगर ग्रोथ को अचीव करना है, सक्सेस को एंश्योर करना है, तो इसके लिए जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वेरियस एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना और इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करना, दैट इज वेरी मस्ट फॉर एनी ऑफ द बिजनेस फर्म। क्लियर? द थर्ड वन इज द suppliers. They play a very important role from the point of view of any of the business firm. क्योंकि suppliers डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स और अदर सप्लाईज को प्रॉपरली सप्लाई करते हैं, जिसके बेसिस पर प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को फर्दर वे में प्रोसीड किया जाता है।
यानी कि अगर सप्लायर्स के बेसिस पर आपके पास डिफरेंट टाइप की सप्लाईज अवेलेबल नहीं होंगी तो आप प्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी ऑन नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से कंपनी को प्रॉपरली अपने सप्लायर्स के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करना होता है। इसके साथ साथ उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि जो इसके सप्लायर्स हैं उसे जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल करा रहे हैं, मशीन्स अवेलेबल करा रहे हैं, उनके प्राइजेस क्या है और उनकी क्वालिटी क्या है, इसको भी इंश्योर करना जरूरी है। क्योंकि जो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इस पॉइंट पर डिपेंड करेगी कि जो आपने उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ किया है या जिन मशीनरीज का आपने यूज़ किया है वो किस एफिशिएंसी के साथ में और किस क्वालिटी के साथ में अपने वर्क को परफॉर्म कर रही हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। इसी वजह से आपको क्या करना होगा, ये देखना जरूरी है कि जो मटेरियल्स या फिर जो मशीन्स अवेलेबल कराई जा रही हैं आपके सप्लायर्स की तरफ से उनके प्राइजेस क्या है और उनकी क्वालिटी क्या है। और इसके साथ साथ अपने सप्लायर्स के साथ में गुड रिलेशंस को मेंटेन करना, दैट इज ऑल्सो मस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस फर्म। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू हैव द रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द फर्म। यानी कि अगर फर्म ये चाहती है कि उसकी जो वर्किंग है वो स्मूथ वे में ऐसे ही चलती रहे तो इसके लिए उसे सप्लाई के रिगार्डिंग रिलायबल सोर्सेज को प्रॉपरली सर्च करना होगा और उसको मेंटेन करना होगा। क्योंकि अगर सप्लाईज अनसर्टेन होंगी तो अनसर्टेन होने की वजह से फर्म मजबूर हो जाएगी कि उसको हाई इन्वेंट्रीज को मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर फर्म हाई इन्वेंट्रीज को मेंटेन करेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी जो प्रोक्योरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी उसकी, है ना। तो इस कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करना है अगर फर्म को, तो उसके लिए उसको अपने रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई को प्रॉपरली मेंटेन करना ही होगा। और इसके लिए फर्म केवल एक ही सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, इसके लिए फर्म को मल्टीपल सप्लायर्स के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करना होगा जिसके बेसिस पर सप्लाईज को राइट टाइम पर एंश्योर किया जा सकेगा। द फोर्थ माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर इज सोसाइटी। Society affects companies' decisions. The expectations of the society from the business is increasing. Therefore, the business firm maintains public relations department to handle complaints, grievances and suggestions from general public. कंपनी के डिसीजंस पर सोसाइटी का भी एक कंप्लीट अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि जो बिजनेस है वो इस सोसाइटी में वर्कआउट कर रहा है, इस सोसाइटी के लिए वर्कआउट कर रहा है, इस सोसाइटी के द्वारा अवेलेबल कराए गए रिसोर्सेज के बेसिस पर ही अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन कर रहा है। और इसी वजह से उसकी भी कुछ ना कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिजनेस से लगातार इंक्रीज हो रही हैं। इसी वजह से जो बिजनेस फर्म है वो अपने पब्लिक रिलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए एक डिपार्टमेंट को क्रिएट करता है और इस डिपार्टमेंट को नाम दिया जाता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। और ये जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है ये वेरियस पब्लिक ग्रुप्स में से डिफरेंट टाइप की कंप्लेंट्स को, ग्रीवेंसेस को और सजेशंस को हैंडल करता है और इस तरीके से पब्लिक के साथ में कंपनी के और फर्म के बेटर रिलेशंस को मेंटेन किया जाता है। वेरियस मेंबर्स हैं इसके सोसाइटी के, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, दे आर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जिनके साथ में प्रॉपर रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए फर्म की तरफ से पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को क्रिएट किया जाता है। क्लियर? द लास्ट वन इज द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज इंक्लूड एजेंट्स एंड ब्रोकर्स हु हेल्प द बिजनेस फर्म टू फाइंड द कस्टमर्स। मार्केट में कंपनी को अपने कस्टमर्स को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फर्म की तरफ से जो भी एजेंट्स या फिर ब्रोकर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनको हम मार्केट इंटरमीडियरीज के नाम से जानते हैं। ये जो मार्केट इंटरमीडियरीज हैं ये फर्म के लिए हेल्पफुल होते हैं इसके गुड्स को फाइनल कंज्यूमर्स तक प्रमोट कराने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में। यानी कि इन पर्टिकुलर इंटरमीडियरीज के बेसिस पर कंपनी अपने फाइनली प्रोड्यूस्ड गुड्स को अपने फाइनल कंज्यूमर्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है, प्रॉपरली प्रमोट कर पाती है। एक तरीके से फर्म और फाइनल कंज्यूमर्स के बीच में एक ब्रिज या एक लिंक का रोल प्ले करते हैं ये मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। इनमें हम इंक्लूड करते हैं किसे किसे, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एडवर्टाइजिंग मीडिया, एडवर्टाइजिंग फर्म, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होते हैं जो फर्म की इस पर्टिकुलर वर्क में हेल्प करते हैं। यानी कि कंपनी के
जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने में और टारगेट करने में टू द राइट मार्केट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है बाय दीज पर्टिकुलर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। और इसी वजह से इन मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के साथ में एक प्रॉपर रिलेशंस को मेंटेन करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन of any of the business firm for the purpose of its success in the market. Okay, so these all are the different micro environmental factors. Macro environmental factors को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।